नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। कोरोना लगातार विकराल होता जा रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस सब के बीच में वायरस अपने रूप बदल रहा है। पहले बुजुर्ग, फिर युवा और अब इसने बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं और ये परेशान करने वाले आंकड़े हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों को कैसे ये वायरस अपने शिकार बना रहा है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अपने बच्चों को इस वायरस से कैसे बचाएं। लेकिन इस सब के बीच में आज खबर बुजुर्गों को लेकर के भी है। बुजुर्गों को बुखार नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उन्हें संक्रमण हो रहा है। जी हाँ, लक्षण नहीं आ रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कैसे पहचानें, कैसे अपने बुजुर्गों को बचाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कोरोना होने के बाद आपको अपना टूथब्रश क्यों बदल लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आज डॉक्टर से ये भी पूछेंगे क्यों बदलना चाहिए टूथब्रश। और चीन अपने लोगों को दूध पीने की नसीहत क्यों दे रहा है, क्यों कह रहा है कि अगर कोरोना से लड़ना है तो डेली आपको 300 ग्राम दूध पीना होगा। इस पर भी डॉक्टर से राय लेंगे। लेकिन अभी ICMR की एक रिपोर्ट भी आई है जो कह रही है कि जरूरी नहीं कि आपने वैक्सीन ले लिया तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी तफसील से बताएंगे। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता हैं, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल से हैं। इसके अलावा डॉक्टर विशुद्ध प्रसाद सिंह हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस अस्पताल से हैं। और डॉक्टर M बनी है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जाना पहचाना नाम है। लेकिन इस सब के पहले आपको एक बात बता दें कि महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है बच्चों को लेकर के, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र में 1,47,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं, और इसमें 1 से 10 साल के बच्चे हैं। और राज्य में बच्चों के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मार्च और अप्रैल के महीने में आए। पिछले 2 महीने में बात करें तो बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। पिछले साल 10 साल तक के 11,080 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए थे। इस साल सबसे ज्यादा 75,000 बच्चे सिर्फ 2 महीने में संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में औसतन 500 बच्चे रोज संक्रमित हो रहे हैं। बुजुर्गों में भी, जो अगर हम स्थिति बात करें, लेकिन बुजुर्ग से पहले बच्चों को हम देख लेते हैं। मुंबई में भी बच्चों के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मुंबई में भी बच्चे तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई में 1.5 से 2 गुना ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो ये आंकड़े थोड़े डराते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता, इस बार कहा जा रहा है तीसरी वेव जो आएगी, तीसरी लहर आएगी, वो बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगी। बच्चों के लिए क्या करें, क्योंकि वैक्सीन नहीं है हमारे पास। देखिए, मैं मेडिकल काउंसिल के अलावा एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन भी हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछली बार के मुकाबले हमारा अनुभव बिल्कुल डिफरेंट है इस बार। पिछली बार देखा था आपने, अमूमन के एक परिवार में किसी 1 या 2 व्यक्ति को होता था, बाकी परिवार सुरक्षित रहता था और बच्चों में ज्यादातर सिम्टम्स नहीं होते थे। इस बार ये देखने में आ रहा है कि तो पूरा का पूरा परिवार इफेक्ट हो रहा है और बच्चों में भी हो रहा है। जिस बार जो नया वेरिएंट आया वायरस का, ये ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और बच्चों में सिम्टम्स बहुत ज्यादा है। हमारे पास रोज फोन आते हैं कि बुखार है बच्चों को, या बच्चों के गले में, किसी बड़े बच्चे हैं गले में दर्द है, लूज मोशंस है, वॉमिटिंग है। और अमूमन अगर आप उनसे इंक्वायरी करो तो मालूम पड़ेगा परिवार में कोई बड़ा या बुजुर्ग किसी को कोरोना हो चुका है। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं, पर फॉर्चुनेटली अभी भी मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट कम देखें उस अनुपात में बड़ों के साथ उसमें ज्यादा नहीं है। तो अच्छी बात है कि ज्यादातर बच्चों को हम लोग इजीली मैनेज कर पा रहे हैं घर में ही उनके नॉर्मल प्राथमिक उपचार से। तो पर ये बात सही है कि इस बार नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है बच्चों में। उसका एक रीजन ये भी कहीं ना कहीं हमने जो नया वायरस है ये तो बहुत तेजी से फैल रहा है। तो अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है तो उसके परिवार में नॉर्मली बच्चे भी होते हैं तो हो जाता है। इसलिए एक रिकमेंडेशन एज ए पीडियाट्रिशियन हम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप परिवार घर के अंदर भी मास्क को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि फिजिकल सेपरेशन घर में कई बार पॉसिबल होता नहीं। बच्चे छोटे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, तो फिजिकली संभव नहीं। तो हर किसी के घर में सुविधाएं भी नहीं होती। तो आप मास्क पहन के जितना भी जैसा संभव हो सकता है उनको बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बच्चों को बचाने की इस वक्त सख्त जरूरत है। और इस सब के बीच में हम आपको बता दें कि हम अपने व्हाट्सएप नंबर को इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ 012049099900 पर आप कॉल करके अपनी समस्या भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपको जो दिक्कत और परेशानी है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 012049099900। इस पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। हम सीधे डॉक्टर से आपकी समस्या को पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर वली, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि बच्चों को लेकर के हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम सिर्फ एहतियात बरत सकते हैं, लेकिन दिक्कत बुजुर्गों को लेकर भी आ रही है। बुजुर्गों को लक्षण नहीं हो रहे हैं,
बुखार नहीं हो रहा है लेकिन वो संक्रमित हो जा रहे हैं। जरा थोड़ा सा इसको तफसील से बताइए, लोगों को समझाइए कि अपने बुजुर्गों को कैसे बचाएं, कैसे इन लक्षणों को पहचानें। देखिए, आपने राहुल जी बिल्कुल ठीक कहा। जो एल्डरली लोग हैं वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने को और उनको भूख नहीं लगती, वो स्टार्ट करते हैं फीलिंग लो। फीलिंग लो का मतलब ये है कि बस मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है, मैं अपने कमरे में लेटा हूँ, तो 2-3 दिन इसी में निकल जाते हैं और उनको मेन सिम्टम होता है भूख न लगना या कमजोरी होना। बुखार आता है लेकिन इतना आता है कि उनको पता नहीं लगता, बहुत हल्का बुखार आता है या 5 दिन के बाद थोड़ा सा 99.5 बुखार आता है। खांसी भी इसमें ज्यादा नहीं हो रही है, बस मेन सिम्टम है लेथार्जी। कुछ बूढ़ों में जिनमें सोडियम कम होता है उनमें कंफ्यूजन होता है या सडनली कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और सडन डेथ भी हो जाती है। ओल्ड एज के लोगों में पता नहीं लगता है कैसे इनकी डेथ हुई। इसके अलावा वो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे चेस्ट में भारीपन होना, हेडेक होना, उल्टी होना और लूज मोशंस होना, बार बार वो वॉशरूम जाते हैं। और इसके बाद अगर हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनके स्कैन में इन्फेक्शन आता है, उनके चेस्ट एक्सरे में इन्फेक्शन आता है। तो ये सडनली नहीं होता है, ये ग्रेजुअली होता रहता है, लेकिन उसको जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा आइडेंटिफाई नहीं होता है और जब तक आइडेंटिफाई होता है बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बूढ़ों को हमको बहुत, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मास्क जितना बच्चों के लिए जरूरी है घर में बड़ों को पहनना, इसी तरह से एडल्ट्स को, जो बाहर जाने वाले एडल्ट्स हैं, जो खासतौर से बाहर जीविका के लिए जाते हैं या जरूरी काम से जाते हैं, उनको घर में आके जिनके घर में एल्डरली पेशेंट्स या एल्डरली इंडिविजुअल्स हो, उनके साथ बहुत सावधानी बरतनी है। उनको बार बार नहीं मिलना है, उनको हग नहीं करना है, उनके रूम में बार बार नहीं जाना है। नॉर्मली एक ही आदमी की ड्यूटी लगानी है जो उनको खाना वगैरह दे, और वो भी डबल मास्क लगा के जाए। तो इस तरह से अगर हम अपने एल्डरली को रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सडनली कभी कभी वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, हम ये भी बता देते हैं डॉक्टर भाई, हम ये बता भी दे रहे हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक स्टडी आई है, एक रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि 30% बुजुर्गों को कोरोना में बुखार नहीं आता है और इसके अलावा ऑक्सीजन कम होती है जिससे सांस फूलने के लक्षण भी नहीं दिखते हैं। इसके अलावा ऑक्सीमीटर से कोरोना लक्षणों की पहचान करने की डॉक्टर्स इस मामले में सलाह देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होगा। इसके अलावा अनजाने में पूरा परिवार भी संक्रमित हो जाता है। और ये रिसर्च जो है ये वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रिसर्च आज ही आई है वो ये है कि कोरोना वायरल सिंड्रोम नहीं है, इट इज ए वैस्कुलर सिंड्रोम। तो जहां जहां भी शरीर में इसके इफेक्ट होते हैं वो वैस्कुलाइटिस होती है जो हमारी ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करती है, इसलिए उसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो ये आपने जो बताया, सॉरी मैं आपको भूल गया था बताना कि ये ऑक्सीमीटर है, ये मात्र एक सहारा है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। वेरी करेक्टली सेड बाय यू। जी, और इस सब के बीच में हम एक बार फिर से आपको अपना नंबर बता दें, 0120-490-9900। इस पर आप कॉल करके डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या आपको परेशानी जो इस वक्त हो रही है। इस वक्त लक्ष्मण है उत्तराखंड से हमारे साथ में। लक्ष्मण, अपना सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, विटामिन सी का टेबलेट है ना जो, वो मतलब ले सकता है कोई भी? डॉक्टर विभूति प्रताप सिंह। सो बेसिकली इस वक्त जो रिकमेंडेशन आ रही है वो रिकमेंडेशन यही है कि हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। विटामिन सी का अगर हम रेगुलर यूज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप मिल्क का बता रहे थे, तो बेसिकली चाइना गवर्नमेंट ने अपना ये कहा है कि हमको अगर हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक बढ़ाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में चाहे मिल्क हो और एग हो, हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगी और वो हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। सो डेफिनेटली अगर विटामिन सी आप एक रेगुलर उस पर लेना चाहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, आप डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दिल्ली से कमलेश हैं। कमलेश, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार सर, मैं नगली दिल्ली से बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ नमस्कार सर। जी, सवाल पूछिए। सर पूछ रहा हूँ, गाँव से कुछ हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो अपने को बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये तो बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछ लिया है, क्या करना चाहिए। डॉक्टर अरुण गुप्ता क्या करेंगे? गेस्ट आ रहे हैं इनके। मैं बिल्कुल, मेरी एडवाइस है कि गाँव से आ रहे हैं उनको तो साफ मना कर दीजिए। इस समय गेस्ट आने का वक्त नहीं है, नहीं आपके कहीं जाने का वक्त है। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर कितना ज्यादा कोरोना फैला हुआ है।
जिस एनवायरनमेंट में जहाँ है वो देश के जिस हिस्से में, आपने उनको बोला वहाँ भी अपने घर में रहे, और अनलेस बहुत ही कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या मुझे पता नहीं किस वजह से आना चाह रहे हैं, पर यथासंभव कि बिल्कुल भी आप उनको मना करें, बिल्कुल ना आए, ये ना उनके लिए सेफ है ना आपके लिए सेफ है। तो अगर वो आते हैं तो उसके घर में क्राउडिंग पड़ेगी आपके, वो आएंगे तो हो सकता है कुछ वायरस को लेकर के आए, उनसे वायरस आपको आ सकता है, आपसे वायरस उनको जा सकता है। तो मुझे भी लगता नहीं कोई इतनी बड़ी इमरजेंसी हो सकती है कि आपके गेस्ट आपके घर में सिवाना चाहते हैं, मना करते हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर हम एक मैसेज फ्लैश कर रहे हैं, अशोक हैं लखनऊ में, उनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत है। हम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर लगातार आपको भेज रहे हैं, दिखाने स्क्रीन पर। कोशिश कीजिए कि आपको जो भी मदद की जरूरत है इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हमारी कोशिश होगी कि अथॉरिटीज तक उस मैसेज को पहुंचाएं। दिल्ली से शशि हमारे साथ हैं। शशि, सवाल पूछिए अपना। सर, मुझको पेट में थोड़ी सी ऐंठन है, मैंने एक डोज ले रखा है वैक्सीन का, और लूज मोशन मुझको है, लेकिन मैं केवल एक ही बार जाती हूँ, बस मोशन लूज है मेरा। डॉक्टर वली। हाँ, मोशन लूज है, एक ही बार जाती है तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। आप लूज मोशन को अच्छा करने के लिए, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए आप फाइबर का इस्तेमाल करें। अंजीर भी खा सकते हैं और फाइबरस प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, होल व्हीट ब्रेड खा सकते हैं, और जिन सब्जियों में फाइबर होता है वो खा सकते हैं। तो ये बगैर छना हुआ आटा खा सकते हैं, क्योंकि आटे का जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है वो हम निकाल देते हैं, और हम उसके लिए उसको, एक हमारे कानपुर में डॉक्टर थे, उन्होंने एक सेमिनार किया था बड़ा अच्छा का, वो हम गैया को डाल देते हैं। तो जो उसका महत्वपूर्ण पोर्शन है गेहूं का, वो फाइबर है, उसका छिलका है, वो खाइए। और आपको ये कोई बीमारी नहीं है। अगर डायबिटीज है तो उसमें ऐसा होता है कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड अल्टरनेट डायरिया होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको डायबिटीज है। तो आप सब्जियां, फल, हाई फाइबर डाइट, फाइबर रिच डाइट, बगैर चने आटे की रोटी, होल व्हीट ब्रेड और मक्खी का भी इस्तेमाल करें। कभी कभी गेहूं से कुछ लोगों को इस तरह की इंटॉलरेंस हो जाती है मिडिल एज के बाद के, उनको लूज मोशन होते हैं, और ज्यादा हो तो उसके लिए आप स्टूल कल्चर करा के अपने डॉक्टर से मशवरा भी ले सकते हैं। ऐसी कोई दवा वगैरह खाने की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा दही का इस्तेमाल जरूर करें, उससे पेट का फर्मेंटेशन अच्छा होता है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप पसंद करें तो कुछ इस तरह के दूध भी आते हैं बाजार में जिसमें प्रोबायोटिक होता है, प्रोबायोटिक मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ठीक हैं, आप ज्यादा चिंता न करें। अगर इसके साथ खाना आपको ज्यादा खाना है, वेट लॉस हो रहा है, इसके साथ फाइबर वाला खाना है डॉक्टर साहब, ज्यादा खाना है इनको। जी सर, जी सर। जी, उदयपुर से इस वक्त शंभू है हमारे साथ में। शंभू जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ बुखार आना, बदन दर्द होना, क्या अगर साइड इफेक्ट होना जरूरी है? क्योंकि मेरी दोनों वैक्सीन लग चुकी है और मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब क्या वैक्सीन काम नहीं कर रही है या क्या? डॉक्टर सिंह। ऐसा नहीं जरूरी है कि हर आदमी को वैक्सीन लगने के बाद उसको साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। अगर आपको नहीं आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन लगने के बाद 100% पेशेंट को तो साइड इफेक्ट नहीं आते, ऐसा कोई रूल नहीं है डेफिनेटली। और दूसरी चीज, वैक्सीन एक कारगर पद्धति है, और वैक्सीन को आप ऐसे नहीं समझ सकते कि अगर साइड इफेक्ट आए तभी हम उसके वैक्सीन की कारगरता को अपना समझ पाए। डेफिनेटली जिनको साइड इफेक्ट आते हैं, फीवर रहता है और बॉडी एक है, तो उनको हम लोग कहते हैं कि पैरासिटामोल की एक टैबलेट ले लें। अगर बहुत ज्यादा उनको दिक्कत है, वो आमतौर पर 24 से 48 घंटे में ही रहते हैं सिम्टम, और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो आप चिंता कतई ना करें, आप वैक्सीन लग गए, आप उन भाग्यशाली लोगों में हैं दुनिया के जिनको वैक्सीन लगी है, खुश हों, और इसके ऊपर ज्यादा आप इसके ऊपर रिसर्च ना करें। और इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं एक वेंटिलेटर बेड की जरूरत है हरिद्वार में, उत्तराखंड में। मोबाइल नंबर फ्लैश कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार, वहां वॉलंटियर्स हो सके तो कोशिश करें, मदद करें इनको इस वक्त वेंटिलेटर बेड की जरूरत है। और हरदोई से इस वक्त अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारे पिताजी के पेस मेकर पड़ा है और उनकी बीपी वाली दवा भी चलती है, तो उन्हें क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं? डॉक्टर अरुण गुप्ता। देखिए, अगर आपके पिताजी को पेस मेकर लगा है तो उनको वैक्सीन लगाने की कोई मनाही नहीं है। इनफैक्ट जिन लोगों को बुजुर्ग लोग हैं और जिनको कोई बीमारी सांस में है, चाहे हार्ट की हो, चाहे लंग्स की हो, चाहे किडनी की हो, तो उनके लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। पेस मेकर लगाना कोई मनाही नहीं है, आप बिल्कुल करके अपने पिताजी को वैक्सीन लगवाइए।
डॉक्टर वली, एक सवाल जो बड़ा जनरल इस वक्त लोगों को आ रहा है, और नोएडा में भी एक रिसर्च भी आई है इस वक्त में, कि ज्यादातर लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है और उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। नेगेटिव होने के बाद में अपने हार्ट को लेकर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? बहुत जरूरी है। यू हैव लॉस्ट वन ऑफ योर कोलीग्स वेरी रिसेंटली एंड आई वाज वेरी मच शॉक्ड टू हियर दैट। तो ये है, जैसे मैंने अभी कहा कि कोरोना एक वैस्कुलर सिंड्रोम है, तो कोरोना जो है वो लंग में भी जाता है और लंग में भी वेसल्स के थ्रू इन्वॉल्व करता है। और इसमें हम पिछली बार भी बता रहे थे कि लंग को, ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, ये सब जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं इसमें ये घुसता है और इसकी वेसल्स को चोक करता है। अजीब बात यह है कि इसमें खून को लीक करने की, जिसको हम प्रोकोगुलेंट कहते हैं, और एक खून को थक्का जमाने की एंटीकोगुलेंट कहते हैं, और खून का थक्का जमाने की जिसको हम प्रोकोगुलेंट कहते हैं, दोनों सामर्थ्य हैं इसमें, दोनों कैपेबिलिटीज हैं। और इसकी दुष्टता ये है कि कब वेसल्स में घुस जाएगा ये पता नहीं लगता। इसलिए आपका बहुत माकूल सवाल है कि ये कोरोना जो है सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोगों को स्ट्रोक हो रहे हैं। मैं खुद 5 महीने आईसीयू में रह के आया हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है मेरे चेस्ट में भारीपन हो रहा है। तो ये सांस फूलना, लंग्स की फाइब्रोसिस होना, इसकी वजह से, और कुछ लोगों की आंखों में ये क्लॉटिंग हो जाती है, आंखों की आर्टरी में या वेन में, और रेड आई भी हो जाती है। बच्चों में खास तौर से स्किन लीजन्स होते हैं। तो ये वैस्कुलर कोआगुलोपैथीज की वजह से होता है और इसमें बड़ा वाइज डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ता है। अब आमतौर पर सब लोगों को आजकल ब्लड थिनर्स दे रहे हैं, इसको स्प्रिन तो हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा हम इंजेक्टेबल जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन होता है उसका इस्तेमाल थोड़ा लंबे पीरियड के लिए करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी चेस्ट पेन हो, भारीपन हो, तो अपना ईसीजी कराना चाहिए और हार्ट के डॉक्टर को मिलना चाहिए, ये इसमें बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग इकोस्प्रिन या जो एंटीकोगुलेंट की टैबलेट्स भी होती हैं उसमें इंजेक्शन होते हैं, वो क्योंकि महंगे होते हैं उनको जल्दी बंद कर देते हैं, तो उनको ज्यादातर हार्ट अटैक, सडन डेथ, स्ट्रोक, किडनी का इन्वॉल्वमेंट और लंग का तो होता ही होता है। लंग को तो ये ऐसा खराब कर देता है जैसे लंग का कोयला बन गया हो, बारबेक्यू हो गया हो लंग। तो ये स्थिति है। डॉक्टर वली, हमें डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करते रहना होगा नेगेटिव होने के बाद भी, और खास तौर से हार्ट को लेकर के। बिल्कुल। और जी, और इस सब के बीच में डॉक्टर वली मैं एक जानकारी और दे दूं। इस वक्त वाराणसी में एक मेडिकल बेड की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, नंबर फ्लैश कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट से गुजारिश है, वहाँ वॉलंटियर्स से गुजारिश है, अगर इनको किसी भी तरीके से बेड मुहैया करा सकते हो। बेंगलुरु से अमरजीत हमारे साथ हैं। अमरजीत, अपना सवाल पूछिए। राहुल जी, सर मैं पैनल से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने 1 महीने पहले वैक्सीन लगवाई थी, फर्स्ट डोज, और मेरे को बीच में अभी 10-15 दिन पहले कोरोना हो गया था और मैं अभी ठीक हूँ, नेगेटिव रिपोर्ट है, तो मैं नेक्स्ट डोज लगवा सकता हूँ अभी? डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह। हाँ, सो बेसिकली इसमें जो रिकमेंडेशन अब ये है कि जो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उसके 6 हफ्ते बाद आप अपना सेकंड डोज लगवाएंगे। जी राहुल, बनारस दूसरा बात मैं एक बार, अशोक जी सवाल पूछिए। जी डॉक्टर बोलिए। हाँ, बेसिकली मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और जो डॉक्टर वली ने बताया बहुत अच्छे से बताया, उसमें थोड़ी सी बात मैं आपको एक ऐड करना चाहता हूँ। जो अपना पेशेंट है जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनकी मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनका किडनी के फंक्शन क्रेटिन डिरेंज है, उनपे हम लोग ज्यादातर आजकल डी डाइमर का टेस्ट करा रहे हैं। अगर डी डाइमर का टेस्ट अपनी वैल्यू से 2 गुना ज्यादा है तो डेफिनेटली आप किसी भी डॉक्टर को मिलकर परामर्श करें। और कुछ ब्लड थिनर होते हैं जो कोविड के ठीक होने के बाद भी 6 हफ्ते तक चलते हैं, उनको चला के रखें। दूसरी चीज, हार्ट की ऊपर भारीपन को हम हमेशा गंभीरता से लेते हैं, बट कोविड मरीज जो कि ठीक हुआ है, जो कोविड के दौरान है, अगर उसको भारीपन लगता है तो उसकी होम रेमेडी ना करें, हॉस्पिटल में जाके तुरंत अपना एक ईसीजी कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। श्योर। जी, अशोक हैं बनारस से। अशोक जी सवाल पूछिए अपना। सर, क्या डार्क चॉकलेट खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि इम्यूनिटी बूस्टर उसे भी माना जा सकता है। डॉक्टर अरुण गुप्ता। देखिए, आप ऐसे समझिए कि अगर आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी अदरवाइज नॉर्मल है तो आप दुनिया भर की चीजें आपको इम्यूनिटी के बारे में बताइए कि सबसे बड़ा मार्केट जो कोविड में शुरू हुआ है इम्यूनिटी के नाम से शुरू है।
चाहे वो कोई हर्ब्स है, चाहे वो काढ़ा हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। मुझे लगता नहीं कि वो स्पेसिफिक रोल है किसी चॉकलेट का या किसी चीज का। अगर आपकी अदरवाइज आप हेल्दी हैं तो मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत दवाइयों की जरूरत है किसी भी किस्म की। हाँ, विटामिन डी बड़ा स्पेसिफिक इसलिए देते हैं कि लोग हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को देखें तो काफी ज्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी की और जिंक का सप्लीमेंटेशन फिर भी ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि अगर आपकी बॉडी में इनकी मतलब प्रूव है की कमी है। तो मुझे लगता नहीं कि चॉकलेट वगैरह खाने से आपको कोविड होने की संभावना में कुछ फर्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर आपका मास्क है और घर के अंदर बैठे रहना है। जी, और इस सब के बीच में एक रिसर्च और आई है निकलकर वो ये कहती है कि जैसे ही आप कोरोना में नेगेटिव हो उसके बाद आपको तुरंत अपना टूथ ब्रश बदल लेना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। डॉक्टर वली, क्यों है इम्पोर्टेंट तुरंत अपना टूथ ब्रश बदलना, और इसके अलावा क्या क्या चीजें और बदलनी चाहिए नेगेटिव होने के बाद? बहुत अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ आपको, आप बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। सलाइवा में तो डायग्नोस्टिक भी होता है कोरोना। पिछले दिनों एक टेस्ट भी आ गया था जो भी ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ है, गंगाराम हॉस्पिटल में इजराइल के कंट्रीब्यूशन से एक रिसर्च भी हुई थी। जब हमारा RT-PCR में हमारे पास इतनी किट्स नहीं थी तो इस बात पे पूरी रिसर्च के साथ वहाँ पे एक सेट ऑफ पेशेंट्स पे टेस्ट भी हुआ था कि सलाइवा के अंदर क्योंकि कोरोना एक्सक्रीट होता है, पाया जाता है, संक्रमण भी सलाइवा के थ्रू कर सकता है। तो हमको जितनी भी ओरल हाइजीन और अपने कपड़े, मैं तो लोगों से यहाँ तक कहता हूँ आप जूते भी पहन के मत आइए घर में, बाहर से अपने कपड़े बदल दीजिए, संभव हो तो स्नान कर लीजिए। लेकिन जो टूथब्रश वाला पॉइंट है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सलाइवा इसका मीडियम है, जो लार होती है हमारे मुंह की, थूक होता है, उसमें सलाइवा पाया जाता है। और जब एक मंजिल से दूसरी मंजिल में टॉयलेट से कोरोना का संक्रमण हो सकता है तो डायरेक्ट अगर घर में टूथब्रश मिक्सअप हो जाए ये तो उसमें, और या पिछला हमारा जब हम पॉजिटिव थे उस समय का सलाइवा का इफेक्ट रह जाए तो ये थोड़ा सा इसमें स्पाइक प्रोटीन का अगर कोई अंश रह जाएगा तो स्पाइक प्रोटीन इटसेल्फ इज इम्यूनोजेनिक थिंग। पूरा बैक्टीरिया पूरा वायरस हमको नहीं चाहिए संक्रमण के लिए। जो संक्रमण की क्षमता है वो इसके स्पाइक प्रोटीन में होती है, और उसके बाद जो ये पूरा वायरस की जो बॉडी होती है उसमें RNA होता है, उसमें सेल में घुसने की और मल्टीप्लिकेशन क्षमता होती है। तो इसलिए हमको टूथब्रश हाइजीन तो बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए बिल्कुल जैसे आपने कहा, और भी मिक्स नहीं करने चाहिए ब्रश। जैसे घरों में आमतौर पे बाथरूम में कलर से लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रेड मेरा है, येलो आपका है और ग्रीन मम्मी का है। टूथब्रश आपको तुरंत बदलना होगा। डॉक्टर वली की सलाह है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जी, उत्तर प्रदेश से अवनीश हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब उनका सवाल ले लेते हैं। अवनीश, अपना सवाल पूछिए। सर, मुझे स्मेल नहीं आती है सर, मैं स्वस्थ हूँ एकदम, मुझे स्मेल नहीं आती है। डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह, देखिए ऐसा है, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि ये जो स्मेल नहीं आ रही है आपको एक्यूट ऑनसेट है कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि बहुत पहले से ऐसा चल रहा है, क्योंकि उसकी वजह से दोनों कारण डिफरेंट होते हैं। अगर यस आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको हफ्ते या 2 हफ्ते से स्मेल के बीच में अचानक से आपको स्मेल गायब हो गई है तो डेफिनेटली कोरोना का टेस्ट कराएं। अगर ये बहुत समय से आपको लग रहा है तो इसके कारण और होते हैं। बिहार से राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, सवाल पूछिए। जी प्रणाम डॉक्टर। पिछले 4 दिनों से सर हमारे सर में बहुत दर्द हो जी पिछले 4 दिनों से हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या ये कोरोना का लक्षण हो सकता है? डॉक्टर अरुण गुप्ता। देखिए, कोरोना इस समय इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हर तरह के लक्षण हमें कोरोना में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत से आप देखा होगा 80% लोगों तो कोई सिम्टम होते हैं, कोई लक्षण होते नहीं, फिर भी कोरोना होता है। पर उसके अलावा जो कोरोना के लक्षण है उसमें बुखार भी हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, हेडेक एक बहुत बड़ा लक्षण है, खांसी जुकाम हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं और डायरिया हो सकता है। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि आपको अनयूजुअल लगती है तो बिल्कुल कोरोना का लक्षण हो सकता है। खासकर अगर आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, आपके घर में पड़ोसी किसी को, तो मुझे लगता है कि अगर आपको हेडेक है तो आप तो सीरियसली लीजिए और उसको आगे फॉलो करते रहिए, जरूरत पड़े तो टेस्ट भी करवाइए। और दिल्ली में इस वक्त ICU बेड की जरूरत है। हम लोग स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश कर रहे हैं, मोबाइल नंबर आपके सामने है। दिल्ली सरकार या वॉलंटियर्स अगर हो सकें तो इनको ICU बेड दिलाने की कोशिश जरूर करें। मुंबई से शीला इस वक्त हमारे साथ हैं। शीला, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, मुझे शुगर से कफ है,
जी सर, मुझे कल से कफ है और आज सुबह से टॉन्सिल दिख रहा है, थोड़ा स्लाइट पेन है, क्या करना चाहिए? डॉक्टर वली जी, इनका सवाल सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिकॉज आमतौर पे गले में खराश जब होती है तो ये कोरोना का लक्षण होता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया कि टॉन्सिल भी हो गया है और सिम्टम आया है, तो मैं नहीं समझता है डायरेक्टली कोरोना का सिम्टम हो सकता है। अगर फीवर आए आज कल में परसों में, तो ये जरूर कोरोना की अपनी स्वाब की और नेजल स्वाब की जांच कराए और अपने को आइसोलेट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आप मास्क लगाइए। ये संदेश इस प्रोग्राम से भी जाना चाहिए हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से राहुल जी, कि हम मास्क लगा के अगर रहेंगे, जैसे कि बिल्कुल आपने बताया था, तो हम सबकी एक हिफाजत हो जाएगी। मैंने मास्क का एब्रीवेशन बनाया है, मेरा M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच। इस समय ये सबसे कारगर है। और हम अगर देखें तो कुछ ईस्टर्न कंट्रीज जैसे जापान, कोरिया वगैरह हैं, उन्होंने बहुत, मलेशिया भी कुछ हद तक, तो उन्होंने बहुत मास्क का यूज किया है और उनके यहाँ पे काबू पाया गया। सिंगापुर की जो रिपोर्ट्स आई थी पहले बहुत अच्छी आई थी। तो आप मास्क लगाइए और निश्चित तौर बिना मास्क के तो खैर कहा ही जा रहा है कि मास्क नहीं, डबल मास्क लगा के रखना होगा अब आपको अगर कोरोना से बचना है। लेकिन इस सब के बीच में एक और नई रिसर्च निकल करके सामने आ रही है कि चीन की सरकार ने अपने नागरिकों को कहा है कि दूध पीजिए, और ये नसीहत दी गई है डेली 300 ग्राम दूध पीने की। अब बड़े ताज्जुब की बात है कि चीन जैसा देश जो जिसमें कहा जाता है कि वहां के लोगों को दूध से एलर्जी होती है, वहां अब दूध पीने की नसीहत दी जा रही है और 2025 तक 450 लाख टन दूध के उत्पादन का वहां पर लक्ष्य रखा गया है। और यही नहीं, गायों के देखभाल के लिए, वहां पर बाकी सारी चीजों के लिए भी सरकार ने लगातार कोशिशें शुरू कर दी है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास इस सवाल के साथ तो आऊंगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है पहले उनसे बात कर लेते हैं। सहारनपुर से मुकेश हैं। मुकेश, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। सर जी, मुझे NET की प्रॉब्लम है, न्यू एंडोक्राइन ट्यूमर डुओडेनल में, और मेरे पेस मेकर भी लगा हुआ है। एज मेरी 65 है। क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? NET प्रॉब्लम है डुओडेनल में और पेस मेकर लगा हुआ है। सर, पेस मेकर लगा था 2 साल पहले, NET की प्रॉब्लम का पता चला था, डुओडेनल में है और मैं वैक्सीन ले सकता हूँ। एज 65। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं कम से कम हार्ट के मरीजों को कहना चाहूंगा जिनको भी कोमॉर्बिडिटी है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपको दवाएं कोई नहीं रोकनी है। डेफिनेटली वैक्सीन के लिए जाएं आप। अपना बस याद रखें कि जब भी जाएं तो 26 गेज की निडल ही वैक्सीन की यूज होती है, उसको 26 गेज की निडल से अपना वैक्सीन करवाएंगे। और दूसरा, जहां पे वैक्सीन आपकी लगती है थोड़ी देर उसको एक्स्ट्रा दबा के रखेंगे। इसके अलावा कोई प्रिकॉशन की आपको अलग से जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाने आप जरूर जाएं। जी, अब डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल चीन की उस रिसर्च को लेकर के है जो सामने है। जी, बेसिकली उनका जो स्टडी आई है, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना कहा है कि हमारी पॉपुलेशन, जो उनकी पॉपुलेशन है, लगभग हमारी तरह से ही उनकी एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटा है। सो उनकी पॉपुलेशन में प्रोटीन की काफी कमी है। सो प्रोटीन की इंटेक बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने यहाँ रेगुलर मिल्क को हर आदमी के लिए उन्होंने एडवाइस किया है, और ये एक अच्छा पहल भी है। हमें भी डेफिनेटली बात करनी चाहिए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम हर चीज बात कर रहे हैं, हम डिजीज की बात कर रहे हैं, बट याद रखें, अच्छा क्लिनिशियन वो होता है जो डिजीज आने से पहले उसको रोके। तो अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अगर हम बीमारी को रोक पा रहे हैं, तो वो किसी भी स्तर पर इस डिस्कशन से ज्यादा अच्छा है कि हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। बिहार से ऋषभ हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अरुण गुप्ता, जो बात डॉक्टर सिंह ने कही है, बच्चों के लिए हम लोग खास तौर से क्या तैयारी करें, क्योंकि कहा जा रहा है थर्ड वेव उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक होगी। उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए अभी से क्या शुरुआत कर दें? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो थर्ड वेव आएगी या जब भी आएगी, एज ए साइंटिस्ट, डॉक्टर, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि वायरस कैसे बिहेव करेगा। इवन जो दूसरी वेव आई थी करीब जनवरी में, हमें आइडिया जरूर था कि संभावना थी। जनवरी में हम लोगों ने बोलना शुरू किया था कि मार्च एंड में एक वेव आ सकती है, क्योंकि US UK में कहीं ना कहीं केस बढ़ना शुरू है। पर जिस तरह में इससे ये वायरस बिहेव कर, तो इसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं है। हम लोग इसके लिए बहुत ही राशि हम लोगों के लिए भी ऑब्जर्वेशन है।
पर ये अगर पैटर्न बना रहा, जो इसका पैटर्न इस बार वायरस का, और ये पैटर्न आगे बनता रहा, तो डेफिनेटली अभी तो बच्चों में केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, आई एम अफ्रेड कि कहीं ऐसा ना कल को मोर्टेलिटी बढ़ जाए। तो तैयारी के लिए तो सबसे जो लॉन्ग, अगर वेव को जो वेव चल रही है इसको फ्लैट करना है तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा। पर अभी की वेव का वैक्सीनेशन से बहुत फर्क पड़ने वाला है, तो वैक्सीनेशन का असर जाके 2-2.5 महीने बाद शुरू होता है एज ए मास्क। अगली वेव को अगर रोकना है, फ्लैटन करना, तो आपको मैसिव स्केल पे युद्ध स्तर पे देश में वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। वैक्सीन के अलावा कोई तरीका नहीं है कि अगली वेव को रोक सकें। जिन जिन देशों में एक बड़ी पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेशन लगा दिया तो वहाँ काफी कुछ तक संभावना कम होगी, पर भारत में अगर आप देखो तो ओवरऑल परसेंटेज अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो बहुत ही डिसमल है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो द ओनली वे टू प्रिवेंट नेक्स्ट वेव इज टू हैव अ मैसिव वैक्सीनेशन सर्विस। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन ही इसमें एकमात्र विकल्प इस पर दिखाई दे रहा है। बिहार से ऋषभ हमारे साथ हैं। ऋषभ, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरी सिस्टर है, उनको एलर्जी है जिनके कारण खांसी उठता है उनको, और वो अस्थमेटिक पेशेंट है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है? डॉक्टर वली जी, एलर्जी बस ये देखना है उसको, उनको एग एलर्जी ना हो जो हम अवॉइड करते हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं यूजुअली वो अपना रेगुलर ट्रीटमेंट लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स लें, और उस चीज़ों से अलग रहें बच के जिनसे उनको एलर्जी है। उसके बाद वैक्सीनेशन लगवाने में कोई खतरा नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इनको ऐसी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या सावधानी बरतनी पड़े कि जो वो ले सके और बाकी न ले सके। जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको लगवाइए और अपने को ऑब्जर्व करिए। और जहाँ जैसे अभी बताया गया है, आपको डॉक्टर ने भी बताया कि ज़्यादातर लोगों में इसका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, बल्कि एक शायद कॉलर ने सवाल भी पूछा था कि मुझे कोई सिम्टम नहीं हुए। तो अच्छा है, अगर आपको कोई सिम्टम भी हो जाए तो पता लग जाएगा, और नहीं होंगे तो जी नॉर्मली नहीं होते, पेन जरूर होता है, नॉर्मली नहीं होता। संजय हमारे साथ में है। संजय, आपका जी 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 बिल्कुल, लगाने वाले का हाथ तो महत्वपूर्ण होता ही है डॉक्टर वली, लेकिन इस सब के बीच में गोरखपुर से संजय हमारे साथ में। संजय, आपसे सवाल मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल डॉक्टर सिंह से मैं जरूर पूछना चाहता हूं। डॉक्टर सिंह, जो बात मैं बार बार पूछ रहा हूं, लोगों से समझना चाह रहा हूं, चेस्ट पेन की शिकायत लगातार लोगों को हो रही है। थोड़ा सा क्या आप प्रैक्टिकल, हालांकि हम बार बार कह रहे हैं खुद घर में डॉक्टर मत बनिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ कर सकते हैं। लोगों को कुछ शिकायत यहाँ पर होती है, कुछ ऊपर इस तरफ हो रही है, कुछ हार्ट के पास हो रही है। इन दर्द को कैसे पहचाने, क्योंकि हर कोई अगर जरा सा भी कहीं इधर उधर होता है तो उसको लगता है जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो। दो चीज से डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है राहुल जी, कि हमको चेस्ट पेन जो टिपिकल होता है और चेस्ट पेन जो एटिपिकल होता है, दोनों में डिफरेंस समझना। अगर हमारे ऊपर छाती पे दबाव हो रहा है, जैसे किसी ने वजन एक बोरी भर के अनाज हमारे छाती के ऊपर रख दिया, ये एक टिपिकल सेंसेशन होता है, इसके लिए हॉस्पिटल जाना हमें जरूरी होता है। अगर कोई हार्ट का मरीज है जिसको हार्ट की दवाएं चलती हैं और इस भारीपन के बाद वो जवान के नीचे रखने वाली गोली लेता है और ये दर्द कम हो जाता है, डेफिनेटली ये हार्ट का दर्द है। बट इसके बनस्पत अगर किसी को लग रहा है कि हल्के सुई जैसे चुभ रहे हैं, किसी को लग रहा है कभी यहाँ पे कभी इधर कभी उधर, एक भागता हुआ सा दर्द है, वो आमतौर पर हार्ट का दर्द नहीं होता है। अगर एज ज्यादा है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, बहुत सारी बीमारी हैं, और अगर आपके रीनल पैरामीटर डिरेंज हैं, तो डेफिनेटली किसी न किसी डॉक्टर के आप संपर्क में आए। ये बेहतर उनके लिए होगा कि वो इसको अपना डिफरेंशिएट करें। जी, गोरखपुर से संजय हमारे साथ है। संजय, सवाल पूछिए अपना। जी डॉक्टर नमस्कार, मुझे ये जानना था कि 6-7 महीने हो गए, हमारा वो टेस्ट और स्मेल दोनों गायब हो गया था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत मतलब आ गया है, और हमने वैक्सीन की दोनों डोज ले लिया है। तो इसके लिए क्या ENT डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो उन्होंने पहले तो कहा कि अब टेस्ट आपका आ भी नहीं सकता है, टेस्ट और सेंट दोनों, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है उसमें। तो अब इसके लिए हम क्या करें डॉक्टर? कुछ नहीं, अगर कोविड की वजह से डेफिनेटली अगर आपका ये टेस्ट किया होगा तो धीरे धीरे आ जाएगा। इसके लिए कुछ भी आपको अलग से दवाई या कोई अलग से हमें यत्र करने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक नॉर्मल प्रोसेस में वापस आ जाएगा। अगेन बात यही है कि लंबे समय तक अगर रह रहा है तो डेफिनेटली इसके कारण और हो जाते हैं और हमें दूसरी चीजों को सोचना पड़ता है। बट जिस तरह आप बता रहे हो, मुझे लग रहा है कि इन्फेक्शन के बाद वाला ही आपको हुआ है।
डॉक्टर वली, यहाँ एक सवाल और बनता है, खासतौर से जो लोग इस वक्त पॉजिटिव हैं, कुछ लोगों के बुखार बहुत लंबे वक्त तक चल रहे हैं, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। ये कितना बड़ा डर है, ये कितना बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए? क्या एहतियात बरतनी चाहिए? बहुत डिसेप्टिव हो रहा है, बहुत डिसेप्टिव हो रहा है। बुखार लंबा खींच रहा है, 14 दिन, 15 दिन। आपके पास ये डाटा आता है, मैं बहुत आई एम प्राउड ऑफ एंकर लाइक यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी रात ही मैंने एक अपने दोस्त की वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ को खोया है। शी बिकेम ऑलराइट, ठीक हो गई, सब कुछ हुआ। सडनली उनकी हार्ट बीट बढ़ी और हम उनसे फोन पर पूछते रहे कि सैचुरेशन कितना है, तो 97 आता रहा। देन सडनली शी डिटेरियोरेट। तो ऐसा इसमें सडन भी हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है। तो हमको इसकी चौकीदारी लंबी करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आपने एक शब्द बोला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स। ये हमको 6 महीने, साल भर, और मैं तो बराबर पिछले एपिसोड में बोल रहा था कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम की क्लिनिक खुलेंगी हमारे यहाँ। लोग आएंगे हेडेक जैसे सिम्टम लेके और कमजोरी लेके और कुछ वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन लेके। वो हो ही नहीं पाए, सेकेंड वेव ने ऐसा घेरा है हमको। तो लोग की डेथ का जो वो अनुमान था, उससे बहुत ज्यादा डेथ होने लगी है। तो ये इसको इग्नोर नहीं करें। कोई भी जो बुखार होता है ना, बुखार इस बात की अलामत है कि जो अंदर से एक्टिविटी अभी बीमारी की बाकी है और ये वायरस शरारत कर रहा है उसमें। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, और मैं थैंक यू करता हूँ उनका, उन्होंने जो ऐड किया उसके लिए थैंक यू सर। तो उसमें हमें ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स सारे जो हैं कराने चाहिए, और डी डाइमर वगैरह खास तौर से। और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा फेरेटिन कराना चाहिए, सीआरपी कराना चाहिए। सीआरपी एक सस्ता टेस्ट है और आसानी से हमको उसका डिक्लाइन होने लगेगा अगर फीवर कम होगा और एक्टिविटी बीमारी की कम होगी। डी डाइमर उन लोगों के लिए जो आपने सवाल पूछा था, वैस्कुलर होता है। और डी डाइमर में एक और चीज मैं देख रहा हूँ हो रही है, लैब ने 8 बजे सैंपल लिया और शाम को 8 बजे टेस्ट किया, सुबह 8 बजे सैंपल लेके 12 घंटे बाद, तो डी डाइमर की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। तो जो लोग डी डाइमर करा रहे हैं, अच्छी लैब्स में कराएं जिनमें ज्यादा देर तक उनका सैंपल नहीं रखा जाए। नहीं तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हम लोगों के लिए कि कभी वैल्यू घट जाती है, बढ़ जाती है। तो ये डॉक्टर की सलाह से करें सारे टेस्ट, खुद से ना कराएं कि हमने आपको बताया और अपने नोट कर दिया और शाम को कर दिए। तो डॉक्टर से प्लीज, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन करें और हम सब आपकी सेवा में समर्पित हैं। आपको जब भी कोई आवश्यकता होगी हम आपके लिए मौजूद हैं। सब निश्चित तौर पर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। बार बार हम बात कह भी रहे हैं डॉक्टर वली के घर पे खुद डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर से जरूर सलाह लेते रहिए। उत्तर प्रदेश से दीपक इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, सवाल पूछिए अपना। जी दीपक, अगर आपको आवाज मिल रही है तो अपना सवाल पूछिए। जीत नारायण उत्तराखंड से हैं। जीत नारायण जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरी मदर इन लॉ को 23 तारीख को वैक्सीन लगी थी और 2 दिन तक उनको मतलब रात में उस दिन बुखार आया, नेक्स्ट डे भी आया। उसके अगले दिन से मतलब उनको वीकनेस बहुत महसूस हो रही है। अब तक मतलब उनको जैसे खड़े होने में भी प्रॉब्लम आती है और खाना भी नहीं खाया जाता। वीकनेस अब आज की डेट तक उन्हें वीकनेस काफी है। डॉक्टर अरुण गुप्ता। देखिए, जैसे पहले भी प्रोग्राम में बताया गया कि फीवर वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो फीवर होना या थोड़ी सी वीकनेस होना कोई अनयूजुअल नहीं है। पर एक बात और मान के चलिए, अगर आपने आज वैक्सीन लगाया, इसका मतलब नहीं कि आप आज से ही सेफ हो गए। तो एक बात की संभावना ही हो सकती है कि आपने वैक्सीन लगवाया, उसके कुछ दिन पहले या उसके तुरंत बाद आप कोरोना को भी इंफेक्शन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि अभी उनका प्रोटेक्शन हुआ नहीं तो कहीं कोरोना ना हो उनको, तो आप क्योंकि बुखार आया और वो चला गया, पर वीकनेस अभी भी बनी हुई है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है आप उनको केवल कोरोना की जांच जरूर करवा लीजिए। मुझे लगता नहीं कि इतना लंबा ये वैक्सीन का असर होगा, पर कहीं ना कहीं इस बात की संभावना है पूरी है कि उनको कोरोना हो गया होगा। तो आप टेस्ट करा लीजिए और अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उसका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर सिंह, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, पर 30 सेकंड में अगर आप थोड़ी सी लोगों को सलाह दे पाएं, पोस्ट कोविड हार्ट को लेकर के क्या उन्हें मंथली रूटीन चेकअप कराना होगा, क्या कराना होगा, कैसे ध्यान रखें अपने हार्ट का? पोस्ट कोविड डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर वली ने कहा था, पोस्ट कोविड एक अपने आप में अब एक बड़ा चैलेंज होगा हेल्थ सेक्टर के लिए। एज एन
कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं पेशेंट जो बहुत ज्यादा सिक हुए, जो आईसीयू सेटिंग में रहे, जो पेशेंट काफी लंबे समय तक बीमार रहे, उनको अपना ईसीजी और एको जरूर करा लेना चाहिए। कई बार हार्ट की पंपिंग पे असर आता है, कुछ दवाएं होती हैं जो हमें शुरू करनी होती हैं। इन जनरल जो पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज वाले रहे थे उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, बट अगर कहीं भी कोई चेस्ट पेन रहता है या उनको किसी तरह सांस फूलना, छाती में भारीपन आता है, डेफिनेटली अपने निकटवर्ती डॉक्टर से जाके वो सलाह बिल्कुल ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण गुप्ता, डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह और डॉक्टर एम वली, ये तमाम पूरी जानकारी देने के लिए। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि कोरोना में जागरूकता, सतर्कता रखिए, घर पर खुद डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर से जाकर मिलिए और साथ ही साथ जहां तक हो सके दूसरों की मदद जरूर कीजिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। लेकिन दुनिया के कोरोना क्रिमिनल के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन अब और नहीं, लेकिन जो दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क नहीं कर पाया वो अब मुमकिन होने वाला है। हथियारों की धार तेज हो चुकी है, भ्रकुटी तन चुकी है, चीन को समंदर से लेकर सरहद तक घेरने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने तय कर लिया है कि चीन को उसके पाप की सजा देनी ही है। ये तस्वीरें रॉयल ऑस्ट्रेलियन रेजिमेंट की एम्फीबियस फोर्स की हैं, जो चीन के समंदर से लेकर जमीन तक की साजिशों को नाकाम करने की तैयारी कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव तल्ख हो चुका है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से सभी कारोबारी करार तोड़ दिए हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से फिलहाल सभी इंपोर्ट को भी रोक दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी देते हुए शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर आने को कह दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने चंद हफ्ते पहले जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड से पीछा छुड़ाते हुए 2 प्रोजेक्ट रद्द कर दिए थे। तभी से बीजिंग का तानाशाह बौखलाया हुआ है। चीन पहले भी ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का सख्ती से विरोध करता रहा है। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया को वक्त आने पर जवाब देंगे। ऑस्ट्रेलिया से हम कहते हैं कि वो शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर निकले। ऐसा न हो कि गलत रास्ता अख्तियार करने के चलते दोनों देशों के संबंध बद से बदतर हो जाएं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी कि डील रद्द करने का अंजाम भीषण होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी चीनियों को आईना दिखाने में देर नहीं की। लेकिन अब चीन ने ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते तोड़ते हुए बड़ी गलती कर ली है। सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया और चीन में युद्ध के हालात बन सकते हैं? क्या साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया और चीन भिड़ सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने चीन को जिस तरह आमने सामने की चुनौती दे दी है, उसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दशकों से समंदर में चीन की दादागिरी के खिलाफ सख्ती दिखाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया को अमूमन एक शांति प्रिय देश माना जाता है, लेकिन चीनी करतूतों ने ऑस्ट्रेलिया को भी परेशान करके रख दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नौबत युद्ध तक आ गई है। हमारे देश की तरह ही ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में कोरोना का कोहराम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस से नहीं बल्कि वायरस बनाकर दुनिया भर में फैलाने वाले चीन से परेशान है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया शुरू से चीन में कोरोना को लेकर फ्री एंड फेयर जांच की मांग करता रहा है। I think this is a big challenge for the world into the future. The World Health Organization and other international organizations, I think this is an area they can spend a bit of time and attention on, because we can clearly see the great risks to the health and well-being of the rest of the world. Food supplies and how they are provided to the public and how they're treated. These things can be very dangerous, as we've seen. कोरोना फैलाने के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सभी देशों से वुहान वायरस की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं, चीन पर कोरोना को लेकर खुलेआम इल्जाम लगाने वाले मॉरिसन पहले नेता थे।
तभी से चीन ऑस्ट्रेलिया से खार खाए बैठा है। वैसे इसकी और वजह भी है। मसलन ऑस्ट्रेलिया ने हर बार ताइवान पर चीन की दादागिरी का विरोध किया। हांगकांग पर चीन के कब्जे का भी ऑस्ट्रेलिया विरोध करता रहा है। साउथ चाइना सी में चीन के विस्तारवाद से ऑस्ट्रेलिया परेशान है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह हमारे देश की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से नजदीकी है। लद्दाख में तनातनी के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने कई बार हमारे देश का समर्थन किया। चंद महीने पहले हुई मलाबार एक्सरसाइज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की नेवी शामिल हुई। पिछले 2.5 सालों में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच कई बार तनातनी हुई, कई बार गर्मजोशी से बातचीत हुई, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के सियासी हलकों में युद्ध की आशंका से इंकार नहीं किया जा रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में ऐसा संभव है? जंग हो न हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इसका एहसास जरूर है कि माओ के मुल्क से उसका आमना सामना होना तय है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया लगातार अपनी फौजी ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि चीन के सामने ऑस्ट्रेलिया कहां ठहरता है। ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस बजट करीब $34 बिलियन है, जबकि चीन का उससे 10 गुना ज्यादा $325 बिलियन है। हथियारों के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया चीन के आगे कहीं नहीं ठहरता। ऑस्ट्रेलिया में करीब 58,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं चीन में ये तादाद 23 लाख है। ऑस्ट्रेलिया के पास 59 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 7,760 टैंक हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 232 आर्टिलरी हैं, वहीं चीन के पास उसकी तादाद 9,500 से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के पास 450 एयरक्राफ्ट हैं, तो चीन के पास 4,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। नेवी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 49 जंगी जहाजों के मुकाबले चीन के पास 780 से ज्यादा जंगी जहाजों का बेड़ा है। इतना ही नहीं, चीन एक न्यूक्लियर पावर है, यानी चीन के पास एटम बम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस मामले में भी मात खाता है। चीन के पास करीब 250 न्यूक्लियर हथियार हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है। सवाल यह है कि चीन की ताकत के सामने कहीं न ठहरने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया चीन से जंग की तैयारी क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब है अमेरिका। प्रशांत महासागर में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी नेवी के 1200 मरीन कमांडो की तैनाती भी की थी। ऑस्ट्रेलिया नाटो देश का एक सदस्य है, इसलिए अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक वो युद्ध लड़ता रहता है। वहीं बात अगर चीन की जाए तो चीन सरहदों पर अपने पड़ोसियों की पीठ में खंजर घोंपने के सिवाय पिछले 4 दशकों में एक भी युद्ध नहीं लड़ पाया है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया चीन को ताव दिखा रहा है, क्योंकि अगर जंग के हालात बनते हैं तो नाटो देशों को भी मजबूरन युद्ध में कूदना पड़ेगा। जाहिर है, ऐसे में साउथ चाइना सी में बारूदी उबाल आना लाजमी है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और चीन की तनातनी को लेकर दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि अगर दोनों देशों में बात हद से ज्यादा बिगड़ती है तो दुनिया को तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर पहुंचने से शायद ही कोई रोक पाएगा। अमेरिका से, जापान से, रूस, हिंदुस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से, सवाल यह है कि चीन कितनों से लड़ेगा और क्या चीनियों में दुनिया से दुश्मनी मोल लेने की कुव्वत है भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जंग हथियारों से ही लड़ी जाए। जिस दौलत और फर्जी ताकत पर चीन गुरूर करता है, दुनिया ने उससे पार पाना सीख लिया है। लेकिन चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान ने तबाही के मुहाने पर पहुंचकर भी कुछ नहीं सीखा। हफ्ते भर से पाकिस्तान हमारे देश में कोरोना के हालात को लेकर मदद का नाटक कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि इंसानियत और पड़ोसी होने के नाते वो हिंदुस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे असल मकसद क्या है, आप खुद देखिए। आज
कश्मीर के भेजा इजलास था जिसमें सब जमातों ने हिस्सा लिया। हुकूमती जमात भी थी, ऑपोजिशन के मेंबरान भी थे, और आज हमने इंसानी तकाजों को सामने रखते हुए एक मरतबा फिर अपनी पेशकश की हिंदुस्तान से कि हम इंसानी तकाजों को सामने रखते हुए उनकी मदद करना चाहते हैं। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने ये ऑफर की थी, हम अभी भी उनके जवाब के मुंतज़िर हैं। अभी तक उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। मक्कार नियत, फरेबी आदत और बनावटी अल्फाज, लफ्जों को चबा चबा कर झूठ बोलने वाले शाह महमूद कुरैशी की जुबान से निकला ये नया किस्सा है जिसमें पाकिस्तान की कश्मीर वाली साजिश का बड़ा हिस्सा है। हमें तशवीश है कि जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उस पर हमें बेहद परेशानी है, क्योंकि वहाँ के लोग डबल लॉकडाउन का शिकार हो रहे हैं। एक तो कोविड का लॉकडाउन है और दूसरा मिलिट्री सीज के वो की नजर है। वहाँ अस्पतालों तक रसाई, अद्वियात तक रसाई, वैक्सीन तक रसाई जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। तो इस चीज को बुनियाद बनाते हुए आज की कमेटी ने एक मुत्तफिका करारदाद पेश की है। यह है जिन्ना के वारिसों की मक्कारी। समझ में नहीं आया तो बताते चले कि हफ्ते भर से पाकिस्तान के इमरान खान के शागिर्द कोरोना में हमारी मदद का ढोंग कर रहे हैं। बिना